राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांटे डिजिटल इंडिया पुरस्कार। कहा, कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान के जरिए वित्तीय व्यवस्था में दिखाई पड़ा सकारात्मक प्रभाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवक और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री का वितरण किया। कहा, प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए बेहतर होंगे खेल के इंतजाम। किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता जारी है। सरकार ने कहा, साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों पर तर्कपूर्ण समाधान के लिए हैं तैयार। और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई। देर से रिटर्न फाइल करने पर देनी होगी पेनाल्टी। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी तरीके से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी के वक्त में सामाजिक ताना बाना बदला है। साथ ही आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही कोरोना महामारी का संकट भी खत्म हो जाएगा। The year 2020 has been the year of COVID-19. The year is about to end now, and let us hope the pandemic will also end soon. It will not be an overstatement to say that the coronavirus has changed the world in terms of social relations, economic activities, healthcare, education, and several other aspects of life. Yet, life has not come to a standstill, thanks largely to information and communication technology. Technological advances are often termed as disruptions, but this year they helped us overcome the big disruption to a great extent. राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हाल ही में तकनीक का हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में दखल बढ़ा है। डिजिटल भुगतान के जरिए वित्तीय व्यवस्था में बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। कोरोना के कारण रोजमर्रा के कार्यों में जो मुश्किलें आ रही थीं, आरोग्य सेतु ऐप, ई ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से अब उनका समाधान संभव हो गया है। Significant step in our lives due to robust ICT penetration is the digital inclusion. This digital inclusion has touched our lives in most simple ways as payments through internet banking, are as simple as Unified Payment Interface or UPI as it is popularly known. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में युवक और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का मंडल और राज्य स्तरों पर आयोजन करके जमीनी खेल प्रतिभाओं का पता लगाया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 67,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला दल हैं जिन्हें ये स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है और भी अन्य चीज़ें इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हमारा जो युवा है वह राष्ट्र शक्ति का प्रतीक है। एक युवक कल का नहीं, आज का नागरिक है। आज उसका दृष्टिकोण अगर सकारात्मक है तो अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा के माध्यम से
आज ही उज्जवल भविष्य की नींव भी रख देगा, जो किसी भी समाज और अंततः राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और इस दृष्टि से युवा कल्याण विभाग एक वर्ष में 2 बड़े कार्यक्रम कर रहा है। याद करिए, विगत वर्ष इसी वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में देश के 6000 से अधिक युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ था। अब तक का ये सबसे बड़ा युवा कुंभ था। और आज हर जनपद में हमारे मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से युवक मंगल दल और महिला दलों को वहां पर खेल की सामग्री उपलब्ध कराने का एक जो बृहद अभियान युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, मैं इसके लिए सभी युवक मंगल दल और महिला दलों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। युवक मंगल दल के प्रेरणा लेकर के इसमें यूथ अवार्ड मिलता है इनको। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे इनका पिछली बार आपने देखा कि यूथ फेस्टिवल हुआ था, जिसमें पूरे देश से हजारों की संख्या में नौजवान आए थे और अद्भुत कार्यक्रम था। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, इसमें रचनात्मक कार्य भी होता है, इसमें हर तरीके के जो भी समाज के अंदर सामाजिक राजनीतिक जो भी गतिविधि होती, सरकार की योजनाओं को भी घर घर तक पहुंचाना है, किसी की तबीयत खराब होगी उसके इलाज में ले जाना। कोरोना कोविड के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिला की कमेटी बनी थी उससे जोड़ा गया था। और चाहे वो प्रवासी मजदूर आए हों, चाहे राशन बांटने का मामला हो, चाहे किसी को इलाज के दौरान हॉस्पिटल पहुंचाने का मामला हो, चाहे उसको जागरूक करने का मामला हो, हर तरीके का काम हमारा युवक और युवती मंगल दल करता है। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज वार्ता हो रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने को प्रतिबद्ध है। बैठक में 4 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों ने उम्मीद जताई है कि इस वार्ता से कोई सकारात्मक हल निकलेगा। कृषि सुधारों पर देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों का केंद्र सरकार को समर्थन का दौर जारी है, तो सुधारों के विरोध में बैठे किसानों और सरकार के बीच बुधवार को वार्ता होने जा रही है। बुधवार को कृषि सुधारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। केंद्र सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में किसानों ने वार्ता का न्योता स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ 29 तारीख को बातचीत के लिए हामी भरी थी। इसके बाद सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को खत लिखकर बताया कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में वार्ता के लिए आएं। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल की जारी चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने को प्रतिबद्ध है। बैठक में किसानों की ओर से भेजे विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे किसान मंत्रियों की समिति के साथ वार्ता करेंगे। सरकार और बीजेपी दोनों ने उम्मीद जताई है कि इस वार्ता से हल निकलेगा। निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे, क्योंकि ये बिल है वो किसान को आज़ादी देने वाले बिल है। और इस जो एक लंबे समय से जो किसानों की जो आंदोलन है वो समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। ये हमारे जो दोनों बिल हैं किसान के हित में है और उन्हें इतना भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो किसानों के खिलाफ जाए। इसमें उन्हें विश्वास है। कुछ गलतफहमियां, कुछ भ्रांतियां किसानों के दिल में है, मुझे विश्वास है कल उनका निराकरण भी हो जाएगा। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए है और इससे उन्हें फायदा होगा। प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार ने साफ किया है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रयागराज के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। करीब 351 किलोमीटर लंबे इस फ्रेट कॉरिडोर को 5,750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस गलियारे के बन जाने से जहां एक और देश में पहली बार मालगाड़ियां टाइम टेबल से चलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक कानपुर से दिल्ली के बीच रेल ट्रैफिक में भी कमी आएगी। इस सेक्शन के खुलने से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये माल ढुलाई गलियारा आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी अहम है। इस गलियारे से व्यापारी के साथ साथ उपभोक्ता को भी लाभान्वित होंगे। विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। खुर्जा पर पहली मालगाड़ी की शुरुआत होने पर पीएम मोदी ने इसे नए भारत की गूंज बताया। खुर्जा भाव पर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है, भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आधुनिक ट्रेनों का निर्माण अपने लिए भी कर रहा है और निर्यात के लिए भी कर रहा है। हमने ऐलान करके भूल जाने वाली राजनीति को बदला। हमने रेल ट्रैक पर निवेश किया, रेलवे नेटवर्क को हजारों मानव रहित फाटकों से मुक्त किया, रेलवे ट्रैक को तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए तैयार किया, रेलवे नेटवर्क के चौड़ीकरण और बिजलीकरण दोनों पर फोकस किया। आज वंदे एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है और भारतीय रेल पहले से कहीं अधिक सुरक्षित भी हुई है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल विकास की पटरी पर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड आज राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रदेशवासियों के लिए ये प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज प्रयागराज में EDFC के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया।
इससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये सेंटर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। ये सेंटर रेलों की गति बढ़ाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से मालगाड़ी की औसत रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इससे प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी और समय की बचत होने के साथ ही रास्ते में माल खराब होने से भी बच सकेगा। हमारे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो पहले खंड का न्यू खुर्जा न्यू भावपुर आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दिशा से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हमें नए अवसर सृजित करने का एक हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा मुद्दे पर भारत की चीन के साथ कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अगले दौर में एक बार फिर सैन्य स्तर की बातचीत होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पर हमारे जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है, वहां यथास्थिति बरकरार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर जवानों की सुविधाओं के लिए मूलभूत ढांचे पर ध्यान दिया गया। इंडो और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। स्टेटस को बना हुआ है, यथास्थिति बनी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। सीमाओं की सुरक्षा को लेकर भारत का रुख साफ है। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रहा है और हम जितनी अधिक ताकत और सुविधा अपनी जो है डिफेंस फोर्सेस को मुहैया करा सकते हैं वो हम कराने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। किसानों को देश का अन्नदाता बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हुई, किसानों ने हर बार देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की असली ताकत हमारे किसान हैं। हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान। कृषि
यह रीढ़ है। देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। देश में अब तक ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। कल तक इन मामलों की संख्या सिर्फ 6 थी। इन लोगों को निगरानी में रखा गया है। अब तक जांच किए गए कुल 107 नमूनों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 20 लोग ब्रिटेन के स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। सरकार कोरोना के नए स्ट्रेन की व्यवस्थित जांच कर रही है। सरकार की अलग अलग एजेंसियों की 10 प्रयोगशालाओं में नए स्ट्रेन की जांच हो रही है। 20 नए मामलों में सबसे ज्यादा 8 मामले एनसीडीसी दिल्ली की लैब में पाए गए हैं। वहीं निम्हांस की लैब में 7 नए मामलों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कंसोर्शियम बनाया है, जिसका नाम इंसाकॉग दिया गया है। जीनोम कंसोर्शियम अपनी प्रयोगशालाओं में नए स्वरूप को पता लगाने का काम और निगरानी कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटेन में वायरस का नया स्वरूप मिलने से पहले ही देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में ऐसे करीब 5000 जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। सरकार का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, केवल सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये नया स्ट्रेन तेजी से जरूर फैलता है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को नहीं बढ़ाता। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ये बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन का इस पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि सरकार ने एहतियातन कुछ और नए कदम उठाए हैं। इसमें 9 से 22 दिसंबर के बीच भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना जांच होगी। पॉजिटिव आने वाले लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। यही नहीं, 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच जो भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री भारत आए हैं और टेस्ट में संक्रमित पाए गए हैं, उनके सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। ध्यान रखते हैं हर खड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द ही ऐसा कर दें। वजह यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल समय सीमा के बाद रिटर्न फाइल करने पर दोगुनी पेनाल्टी देनी होगी। अगर आप 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो इस बार 10,000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। ये पिछले साल से अलग है। डेडलाइन गुजर जाने के बाद कुछ महीनों के भीतर रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ती थी। अगर नेट टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो 1,000 रुपए लेट फाइलिंग फीस लगेगी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी कि भारत सरकार के अनुसूचित जाति वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। इस योजना के तहत अब शिक्षा के लिए 60% केंद्र देगी और 40% राज्य वहन करेगा। माना जा रहा है कि इस योजना से करीब 4 करोड़ छात्रों को फायदा होगा। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी, और इसका परिणाम यह होगा कि हम जो 60% अमाउंट देंगे, वो जो वर्तमान अमाउंट दे रहे हैं 1100-1200 करोड़, उसका 5 गुना होगा। अभी हम एक साल में 1100-1200 करोड़ रुपए देते थे,
अब एक साल में 5500 से लेकर 6000 करोड़ तक की राशि केंद्र राज्यों को देगी और 40% राज्य मिलाएगा। ये कुल राशि का एवरेज हमने जोड़ा है। 5 साल का ये योजना 5 साल के लिए है, 25-26 तक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि वो आगामी 31 दिसंबर को शाम 6 बजे सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं को लेकर छात्रों में उलझन और भ्रम की स्थिति है। ऐसे में तिथियों की घोषणा होने से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी के पर्याप्त वक्त मिलेगा। छात्रों से, अध्यापकों से परामर्श करने के बाद अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 31 दिसंबर 2020 को नए वर्ष की पूर्व संध्या पर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी उन तिथियों की हम घोषणा करेंगे, ताकि छात्रों को, अभिभावकों को और अध्यापकों को इसकी सूचना मिल सके और जो उनकी मन में तमाम प्रकार की उलझने हैं, जो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, वो स्पष्ट हो सके और छात्र पूरी तैयारी का उनको समय भी मिला है, समय मिल सके और उनको निश्चित हो सके कि इन तिथियों में उनकी परीक्षाएं हैं। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों को, उनके अभिभावकों को, अध्यापक गण को बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। चित्रकूट के सिंचाई विभाग से बर्खास्त जेई रामभवन को सीबीआई ने 50 से ज्यादा बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करने व उनका वीडियो बनाकर बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था, जो इस समय बांदा मंडल कारागार में न्यायिक हिरासत में कैद हैं। वहीं अब इस मामले में आरोपी जेई की पत्नी दुर्गावती को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर बांदा स्पेशल कोर्ट में पेश किया। जेई की पत्नी पर आरोप है कि वो गवाहों को धमकाने व लालच देकर भड़काने का प्रयास कर रही थी, जिसके तहत जेई की पत्नी दुर्गावती को पास्को की धारा 17 व 120 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दुर्गावती को भी अदालत ने 4 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सीबीआई ने दुर्गावती को रिमांड में लेने के लिए याचिका दायर की है, जिस पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि जेई रामभवन द्वारा 50 से भी ज्यादा बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न कर उनका वीडियो बनाकर विदेशों में भेजकर बेचे जाने का आरोप है। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई उसे रिमांड में लेकर पूछताछ के बाद इस मामले में कुछ और साक्ष्य जुटा सकती है। दुर्गावती पत्नी रामभवन को सीबीआई गिरफ्तार करके लाई है। इस पे गवाहों को डराने का, धमकाने का भी आरोप है और पति के अपराधों को आज तक छुपाने का भी आरोप है। इसलिए धारा 17 पास्को एक्ट और 120 बी के तहत पुलिस ने सीबीआई ने आज इसे गिरफ्तार किया। दिव्यांगों को ऊर्जावान बनाने और समाज में बराबरी का दर्जा प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लखीमपुर खीरी में अब सामाजिक संगठन भी दिव्यांगों के उत्थान के लिए आगे आए हैं। लखीमपुर खीरी में संस्कार सेवा समिति ने दिव्यांग सम्मान समारोह का आयोजन किया। जरूरतमंद दिव्यांगों को सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर डॉक्टर एस.बी. तिवारी, राकेश शुक्ल आदि उपस्थित थे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांटे डिजिटल इंडिया पुरस्कार। कहा, कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान के जरिए वित्तीय व्यवस्था में दिखाई पड़ा सकारात्मक प्रभाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवक और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री का वितरण किया। कहा, प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए बेहतर होंगे खेल के इंतजाम। किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता जारी है। सरकार ने कहा, साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों पर तर्कपूर्ण समाधान के लिए है तैयार। और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई। देर से रिटर्न फाइल करने पर देनी होगी पेनाल्टी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।